रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा पुराने ख्यालों वाली और छोटी सोच वाली औरत थी, जिसे बस अपने वंश को आगे बढ़ाने से मतलब था। उसकी बहू पल्लवी के 2 लड़कियां थी, बड़ी वाली 12 साल की और छोटी वाली 6 साल की, और वो तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन पल्लवी के पति की 1 महीने पहले ही मौत हो गई थी, जिसके कारण उस पर अब और भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई थी। ऐसे ही एक दिन शारदा पल्लवी के कमरे में आकर उससे कहती है, देख मुई, मेरा बेटा तो तेरी बुरी किस्मत की वजह से स्वर्ग से धार गया और मेरे पल्ले छोड़ गया तुझे और तेरी ये 2 बेटियों को। ये बात तो बस मैं ही जानती हूँ कि मैं अपनी पेंशन से तेरी 2 बेटियों का पेट कैसे पालती हूँ। तो कान खोलकर सुन ले, इस बार मुझे मेरे बेटे का वंश बढ़ाने वाला एक पोता ही चाहिए। आई समझ? माँ जी, पर लड़का या लड़की होना हमारे हाथ में तो नहीं होता। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे लड़की हुई तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर अपनी माँ के घर निकल जाइयो। शारदा अपनी बहू से इतना कहकर चली जाती है और बेचारी 9 महीने की गर्भवती पल्लवी चिंता में रोती रहती है और रोती रोती सो जाती है। शारदा को अपनी पोतियां फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसकी पोतियां उससे जितना भी प्यार से बात करे, वो उन्हें दुत्कार दिया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन पल्लवी को लेबर पेन होना शुरू होता है और शारदा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसके बाद नर्स आकर शारदा को बताती है, मुबारक हो शारदा जी, आपके घर लड़की हुई है। हाय राम रे, एक और बोझ। अब मैं क्या करूँगी? मेरा बेटा भी चला गया, अब उसका वंश कैसे बढ़ेगा? शारदा जी, आप खुद एक औरत होकर एक औरत को कैसे बोझ बोल सकती हैं? आजकल के जमाने में लड़कियां किसी से कम नहीं होती। चल चल, अपना ज्ञान मुझे मत दे, सब जानती हूँ मैं। सुन, मैं जा रही हूँ, इसको बोल दियो यहाँ से सीधा अपनी बच्चियों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाए। मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है इस लड़कियों को पैदा करने वाली मशीन को। नर्स के लाख समझाने के बाद भी शारदा एक नहीं सुनती और अपने घर आ जाती है। जिसके बाद जब पल्लवी को होश आता है तो वो अपनी बड़ी बेटी आरती को अपने पास बैठकर रोता देखकर कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? माँ, बहुत भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया। क्यों, तुम्हारी दादी कहाँ है? दादी तो हम सबको यहाँ रोते हुए छोड़कर चली गई और बोलकर गई हैं कि नानी के घर चले जाना। बेटा, नानी के घर नहीं जा सकते, उन्हें ये सब पता चला तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो, तुम अपनी छोटी बहन को उठा कर लाओ, मैं आपकी नई बहन को उठा लेती हूँ। हम नानी के नहीं दादी के ही घर चलेंगे। ठीक है माँ, मैं संध्या को उठा लेती हूँ। पर माँ, आप हमारी नई बहन का क्या नाम रखेंगी? बेटा, हम इसका नाम गीतांजलि रखेंगे। जिसके बाद पल्लवी गीतांजलि को गोद में उठा लेती है और उसकी बेटी आरती अपनी मंजरी बेटी संध्या को गोद में ले लेती है और वो सब शारदा के घर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पल्लवी घर का दरवाजा खटखटा कर कहती है, माँ जी, दरवाजा खोलिए, एक बार अपनी पोती का चेहरा तो देख लीजिए। नहीं, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बहू की 3 बेटियां हैं, मेरी तो किस्मत वैसे ही फूट गई। अब क्या करूंगी तीसरी पोती का दरवाजा खोलकर? माँ जी, आप दरवाजा खोल रही है या फिर मैं पुलिस बुलवाऊं और मीडिया को भी खबर कर दूं कि बहू की 3 बेटियां होने पर सास ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। इस औरत का कोई भरोसा नहीं है, कहीं सच में पुलिस को बुलवा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। खोल देती हूँ। खोल रही हूँ बहू, पुलिस को मत बुला। जिसके बाद शारदा दरवाजा खोल देती है और उसकी बहू अपनी 3 बेटियों को घर के अंदर ले आती है। जिसके बाद शारदा जब देखो अपनी बहुओं और पोतियों को ताने सुनाती रहती, जिस वजह से पल्लवी को बहुत बुरा लगता था। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, जिससे उसकी सास शारदा उसकी बेटियों को प्यार करने लगे। ऐसे ही एक दिन शारदा अपनी पोती आरती से कहती है, जा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। दादी, मैं चाय बना दूंगी, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, मैं संध्या को दूध दे आऊं। क्यों री, मेरी 3 बेटियों वाली बहू क्या कर रही है? वो दे देगी दूध? दादी, माँ अभी गीतांजलि को नहला रही हैं, तो तब तक मैं संध्या का दूध गर्म करके दे देती हूँ, उसके बाद आपके लिए चाय बना दूंगी। ये घर मेरी पेंशन से चलता है और इस घर में मेरी ही चलेगी। चल जा यहाँ से और मेरे लिए पहले चाय बना कर ला,
फिर अपनी बहन को दूध देती रही हो। शारदा की डांट सुनकर आरती चाय बनाने चली जाती है और संध्या भूख से रोने लगती है। जिसके बाद जब पल्लवी गीतांजलि को नहला कर लेकर आती है तो रसोई में आरती के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ आरती, ये संध्या इतना रो क्यों रही है? तूने उसे दूध नहीं दिया? मैंने बोला था ना कि मैं गीतांजलि को नहलाने जा रही हूँ, तो उसे दूध गर्म करके दे देना। माँ मैं कैसे देती, दादी ने बोला कि पहले उन्हें चाय दूं, और अगर मैं उनकी नहीं सुनती तो वो मुझे डांट लगाती ना। पल्लवी को फिर से बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और आरती बड़ी हो जाती है। अब आरती पूरे 18 साल की हो गई थी और उसकी छोटी बहन संध्या 12 साल की। वह उसकी सबसे छोटी बहन गीतांजलि पूरे 6 साल की थी। ऐसे ही एक दिन आरती को आम खाते देखकर शारदा फिर से आरती को सुना कर कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो मेरे घर में मेरी पेंशन के पैसों से मुफ्त का खाती रहती है। कभी 1 रुपया भी कमाया है तूने? ये घर मेरी पेंशन से चलता है। दादी एक आम ही तो खा रही हूँ, अब मुझे डांट क्यों रही हो? अच्छा, तुम मुझसे बहस कर रही है? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर शारदा अपनी पोती पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी उसकी बहू पल्लवी आकर उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी आपकी दिक्कत क्या है? आखिर मेरी बेटियों ने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप इतने सालों से उनको सुनाती आ रही हैं? अच्छा बहू, अब तेरी भी जुबान निकल आई। एक तो तूने मुझे 3 बेटियां दे दी और अब मुझसे बहस कर रही है। रुक, तुझे भी बताती हूँ। जिसके बाद शारदा पल्लवी पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसे लकवे का दौरा पड़ जाता है और पल्लवी उसे किसी तरह हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ दिनों बाद शारदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आती है, लेकिन लकवे के कारण वो हिल तक नहीं पाती और उसकी ये हालत देखकर पल्लवी शारदा से कहती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। मैंने आसपास के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम देख लिया है और अब तो आपकी पोती भी बड़ी हो गई है, कुछ ना कुछ काम वो भी कर लेगी। आपका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। दिन बीतते हैं और घर की तंगी देखकर पल्लवी बाहर काम करने लगती है और आरती भी अब बाहर काम ढूंढ लेती है। अब संध्या घर का काम करती और गीतांजलि भी उसकी मदद करती और बेचारी शारदा बेड पर पड़े पड़े ये सब देखती रहती। एक दिन शारदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और पल्लवी उसके इलाज के लिए अपने हाथों के कंगन तक बेच देती है और ये सब देखकर शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो लकवे की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाती। पर धीरे धीरे शारदा की हालत में सुधार आता है और वो कुछ कुछ शब्द बोलने लगती है। ऐसे ही एक दिन शारदा को कई सालों बाद ही सही, लेकिन अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों का अच्छे से ख्याल रखती है और उनको अपना समझने लगती है। दोस्तों, हम सब आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितनी देर शारदा ने इस छोटी सी बात को समझने में लगाई, आप ना लगाएं। लड़के और लड़कियां एक समान होते हैं और उनमें भेदभाव करना सरासर गलत है। चेन्नई के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से ट्रेन चल पड़ती है। अधीरा स्टेशन पर दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसके पीछे बहुत सारे गुंडे हाथों में हथियार लेकर भाग रहे थे। तभी ट्रेन से एक लड़का जिसका नाम तरुण था, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और चलती हुई ट्रेन पर अधीरा उसका हाथ थामकर चढ़ जाती है। सारे के सारे गुंडे ट्रेन पर चढ़ते, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अधीरा उस लड़के को तमिल में थैंक्स बोलती है। चला धन्यवाद, मैं थैंक्स बोली। तुम्हारा नाम? ओह, माई सेल्फ तरुण। नाइस नेम। ना पेरू अधीरा। अयो रामा, सॉरी जी, मैं बोली मेरा नाम अधीरा है। ओह, तो तुम चेन्नई से ही हो? हाँ, मेरा अप्पा अम्मा यहीं रहता है। मेरा अप्पा बहुत बड़ा गुंडा है। मेरा जबरदस्ती एक गुंडे से शादी कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं घर से भागी। लेकिन अगर घर छोड़ दिया तो रहोगी कहाँ? मेरा फ्रेंड रहता है साक्षी, पूना में। उसके यहाँ मैं कुछ दिन स्टे करेगी, छोटी मोटी जॉब करके अपना आगे का देखेगी।
अगर तुम्हारे पापा के गुंडे वहाँ पर भी आ गए तो क्या करोगी? अयो तरुण, मेरे को भागने का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अपने अप्पा के गुंडों का इंतजार थोड़ी करेगी। मैं कुछ दिन साक्षी के पास रहेगी, उसके बाद मैं केन्या जाके सेटल हो जाएगी। अरे यार, तुम भागते ही रहोगी क्या? मेरे को उस गुंडे से शादी करके लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करती। उससे अच्छा है कि मैं ट्रेन के आगे आकर मर जाएगी, पर उस गुंडे से शादी नहीं करेगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अप्पा उस बुलशिट से तुम्हारी शादी करना ही क्यों चाहते हैं? अयो देवडू, मैं कैसे समझाऊं तेरे को। अधीरा और तरुण की बातें चल ही रही होती है कि अगले स्टेशन पर गुंडे पहले से ही उनको ढूंढते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अधीरा उन्हें देखकर डर जाती है और तरुण से बोलती है, तरुण, तुम शौचालय में जाके छुप जा, क्योंकि ये गुंडी लोग तेरे को भी नहीं छोड़ेगी। तेरे को देख लिया इन्होंने मेरे साथ, इसलिए तू छुप जा। मैं देखती है इन गुंडी लोग को। अरे तुम क्या करोगी? मैं भागेगी और भगाएगी भी। तेरे को भागना है मेरे साथ या टॉयलेट में छुपेगी तू? मैं टॉयलेट में नहीं छुपेगी, मैं भी भागेगी। अधीरा तरुण का हाथ पकड़ते हुए बहुत तेजी से स्टेशन पर भागती है और दोनों जल्दबाजी में चेन्नई से भोपाल जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और इत्तेफाक से तरुण का परिवार भी भोपाल ही रहा करता था। अधीरा उससे बोलती है, हम अगले स्टेशन पर फिर पकड़े जाएंगे। गलत ट्रेन चूज किया। अयो तरुण, ट्रेन काय को पकड़ा तू? चल जैसा भी है ठीक है, लेकिन तू किधर को जाएगा? मैं भोपाल में ही रहता हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने आया था, लेकिन वो लोग पहले ही निकल चुके थे। मैं लेट होने की वजह से अगली ट्रेन से जा रहा था, तब मुझे तुम मिली और उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। ओह आई सी, तू बहुत खुश नसीब है। तू अपने घर जा रही है। मेरे को देख, मैं घर छोड़ के भागी। कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं पता। तुम बुरा ना मानो तो कुछ दिन तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हारे अप्पा के गुंडे नहीं आ पाएंगे। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मेरे अप्पा को पता चला ना कि मैं तेरे घर में है तो काट डालेगी तेरे को। रहने दे, मैं पूना में ही ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अयो, मैं ऐसा बोली तेरे को, विश्वास है मेरे को तेरे पे, पर तेरे ऊपर खतरा आ जाएगी मेरी वजह से। उसका क्या? उसकी बाद में देखेंगे। तरुण उसे बहुत समझाता है और अधीरा उसके घर जाने के लिए मान जाती है। भोपाल स्टेशन पर उतरकर वो दोनों तरुण के घर जाते हैं और तरुण के पापा सौरभ और उसकी माँ बबीता उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं, अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? कहीं तेरी। अरे पहले बच्चों को अंदर आने दे, फिर पूछती रहना आराम से बैठाकर। अधीरा बबीता और सौरभ को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और बोलती है, अंकल आंटी नमस्ते, मैं अधीरा। मैं तरुण को ट्रेन में मिली। मेरा घर चेन्नई में है। बस अधीरा, थोड़ा आराम कर लो, कहानी बाद में सुनाना, ओके? अयो तुम ठीक कहता, मैं बाद में बताएगी अपनी स्टोरी। बबीता अधीरा को अंदर लेकर जाती है और उसे अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर देते हुए बोलती है, ले बेटा, हाथ मुंह धोकर इस साड़ी को पहन ले, तुझ पर अच्छी लगेगी। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अयो कितना सुंदर साड़ी है, मेरे को पसंद आया, मैं पहन के आती है। बबीता वहाँ से रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद सभी खाना खाने की टेबल पर मिलते हैं। बबीता सभी को खाना परोसती है। तभी तरुण के पापा सौरभ उससे पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ से हो? अयो रामा, मैं बताई तो थी, मैं चेन्नई में रहती अप्पा और अम्मा के साथ। मेरा अप्पा मेरा शादी एक गुंडी से फिक्स किया था। मेरे को नहीं जमता तो मैं घर से भागी। तभी मेरे को ट्रेन में तरुण मिला और मेरी बहुत हेल्प किया। मेरे को यहाँ भी लाया। मैं इसको मना की, लेकिन ये सुना ही नहीं। अच्छा किया नहीं सुनी तेरी बात। ले तू पराठा खा, खास तेरे लिए बनाए हैं। अयो आंटी, बहुत टेस्टी खाना बनाए। हमारे यहाँ उत्पम, इडली, सांभर, मसाला डोसा, नारियल से बनी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और पोंगल में तो सब नाचते हैं, गीत गाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं भगवान का। मेरे को तो भरतनाट्यम बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको भी सिखाएगी। अरे इस उम्र में बबीता भरतनाट्यम करेगी तो पक्का हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। अधीरा ऐसा मत करना यार, मेरी माँ घर का काम करते ही इतना ज्यादा थक जाती हैं, फिर ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी का शौक उनमें मत डालना। अरे मैं है ना, खाना अच्छा बनाएगी। आज शाम का खाना मैं ही बनाएगी। इतना बोलकर सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं।
ऐसे ही वो लोग काफी दिनों तक साथ रहते हैं। अधीरा बबीता को कोई काम नहीं करने देती थी। बबीता को भी धीरे धीरे अधीरा में अपनी बहू नजर आने लगती है। ऐसे ही एक दिन बबीता और सौरभ लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी बबीता तरुण से बात करते हुए बोलती है, अरे घर पर तो छुट्टी वाले दिन अपनी ये लैपटॉप नाम की गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया कर, हमारे लिए तो इसके पास वक्त ही नहीं है। अरे माँ, आप ऐसे मत कहा करो यार। बोलो, क्या बोलना है आपको? तेरी उम्र हो चुकी है, अब शादी वादी का ख्याल है कुछ या नहीं? अरे अभी कहाँ शादी वादी। हाँ हाँ, बाप की उम्र का हो जा तब करियो। तेरी माँ जैसी ही मिलेगी बुढ़ापे में तो मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई। आप फिर शुरू हो गए। अरे मैंने तुम्हें थोड़ी ही कुछ कहा है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आप तो चुप ही रहो। बेटा, तुझे अधीरा कैसी लगती है? अब आई ना पॉइंट पर। मुझे लगा ही था कि अब अधीरा का नाम ही होगा बबीता की जुबान पर। वैसे तुम्हारी पसंद अच्छी है। पापा, मम्मी, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्यों, तुझे अधीरा पसंद नहीं है? नहीं पापा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पहले अधीरा से पूछा इस बारे में? पूछना क्या है, वो तुम्हारे साथ खुश रहती है, हम सभी के साथ भी घुल मिल गई है। और तो और मोहल्ले वाले ये तक बोलते हैं कि अरे चोरी छुपे बहू भी ले आए और बताया भी नहीं। अगर तू चाहे तो मैं तेरी जगह अधीरा से बात कर लेती हूँ। नहीं, मैं खुद बात करूँगा उससे। तभी ये सारी बातें अधीरा सुन लेती है और उनके सामने आकर बोलती है, अंकल आंटी, मैं आपको पहले ही बोली थी, मेरा अप्पा गुंडा है, मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मेरे को तरुण बहुत पसंद है। आप लोगों ने तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन बेटा, तरुण पसंद है ना तो किसी बात की कोई चिंता मत करना। हम तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आगे मेरा अप्पा काट डालेगी। विश्वास नहीं मुझ पर तुम्हें? है, लेकिन ओफो, इस लड़की के तो लेकिन ही खत्म नहीं होते। बेटा, हम हैं तेरे साथ। सभी के समझाने पर अधीरा मान जाती है और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। अधीरा अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। काफी समय बाद साउथ इंडियन बहू अधीरा एक बेटी को जन्म देती है और उनका परिवार संपन्न हो जाता है। मीका को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था और सबसे ज्यादा उसे पसंद था सर्दियों में मूंगफली खाना। ऐसे ही एक दोपहर को मीका धूप में बैठकर मूंगफली खा रही थी और छिलके इधर उधर फैला रही थी। तभी छत पर उसकी माँ मीना आती है और बोलती है, मिहिका, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही है? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तो मूंगफली खा खा कर सारी छत पर छिलके फैला रही है। तो क्या हुआ माँ, छिलके ही तो हैं, झाड़ू से साफ कर दूंगी। साफ तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे साफ कर दूंगी। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। तभी मिहिका खुद से बोलती है, अरे यार, माँ को भी पता नहीं क्या परेशानी है, चैन से मूंगफली खाने का मजा भी नहीं लेने देती। वाह क्या नजारा है, खुला आसमान, चमकीली धूप, ये मूंगफली और मैं। मिहिका ऐसे ही बैठे बैठे मूंगफली का मजा लेती है। ऐसे ही एक सुबह मिहिका कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है और वो कॉलेज के बैग में ढेर सारी मूंगफलियां भर लेती है। ये देखकर उसकी माँ मीना बोलती है, अरे ओ कमकल, ये क्या कर रही है? क्यों जेबों और बैग में मूंगफली भर रही है? अरे माँ, रास्ते में खाती जाऊंगी ना। अब देखो, घर से बस स्टैंड से फिर मैं बस में बैठूंगी, फिर मैं कॉलेज जाऊंगी, फिर वहाँ से पैदल चलूंगी, तो टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए टाइम पास के लिए रख रही हूँ। अरे तो क्या तू 1 घंटे के अंदर 1 किलो मूंगफली खा जाएगी, जो इतना ओवरलोडेड भरा है? अरे माँ, अब 1 किलो की बात कर रही है? अरे मैं तो 5 किलो मूंगफली खाकर भी डकार ना लूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। इतना कहकर मिहिका अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है और बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। कुछ ही मिनटों में वहां बस आती है और मिहिका बस में चढ़ जाती है। तभी उसके पास में दिनेश नाम का एक हैंडसम सा लड़का आकर बैठ जाता है और मिहिका अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रही होती है और मूंगफली खाकर उस पर छिलके फेंक रही होती है।
तभी वो बोलता है। हेलो मैडम, क्या मैं आपको डस्टबिन नजर आता हूँ? दिनेश एक दो बार मेहका को और बोलता है, पर एयरफोन लगा होने की वजह से मेहका को सुनाई नहीं देता, जिसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है। मैडम, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? जी कहिए, क्या हुआ? जी, आपको मैं डस्टबिन दिख रहा हूँ क्या? जरा देखिए, आपने मूंगफलियाँ खा खा कर सारे छिलके मेरे ऊपर डाल दिए। सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। नो, इट्स ओके। बस आप खाकर ऐसे छिलके इधर उधर मत फेंको, ये गलत है। जी ठीक। आप भी यहीं पढ़ते हैं क्या? जी हाँ जी, और आप भी? हाँ जी। चलो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। चलो फिर चलते हैं कॉलेज। इतना बोलकर दिनेश और मेहका कॉलेज जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। दिनेश और मेहका रोज एक साथ कॉलेज आने जाने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। ऐसे ही एक शाम दिनेश मेहका को एक रोमांटिक सी डेट पे ले जाता है और उसे मूंगफली वाले डिजाइन की रिंग पहनाकर बोलता है। मिहिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे तुम्हें मूंगफली पसंद है, वैसे ही मुझे तुम पसंद हो, और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कुछ समय बाद दोनों अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। घर वाले आपसी रजामंदी और सलाह से मेहका और दिनेश की शादी करवाते हैं। शादी के बाद मेहका एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर उसकी मूंगफली खाने की आदत और इधर उधर छिलके बिखेरने की आदत नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खड़ी खड़ी मूंगफली खा रही होती है और उसकी मूंगफली के कुछ छिलके गलती से दाल में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो छिलके वाली दाल उसकी सास की थाली में आती है, जिसे देखकर वो बोलती है। बहू क्या है ये सब? ये दाल में मूंगफली के छिलके? माँ जी, थोड़ा और गौर से देखो, प्याज होगा। अरे तू देख अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों से, ये छिलका ही है, समझी? हाँ, वो लगता है माँ जी गलती से गिर गया, सॉरी। मैं आपको दूसरी कटोरी में दाल डाल के देती हूँ, सॉरी। अरे करम जली, तुझे कितनी बार कहा है कि ये मूंगफली खा खा के छिलके इधर उधर मत फेंका कर। अगर ये मेरे मुंह में चला जाता, मेरे गले में फंस जाता और मैं मर जाती तो? अरे माँ जी, कहा ना सॉरी, अब कितना सुनाओगे? तो क्या तेरी आरती उतारूं मैं? माँ जी, आप कुछ मत कहो, मैं आपको दूसरी कटोरी में दाल डालकर दे रही हूँ, आप बस शांत होकर खाना खा लीजिए। इतना बोलकर मेहका जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए दूसरी कटोरी में दाल डालकर ले आती है, जिसके बाद सरोज आराम से खाना खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर मेहका अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वो मूंगफली खाती और छिलके इधर उधर फैलाती। अब पूरे घर में मूंगफली के छिलके नजर आने लगते हैं, कभी सोफे के ऊपर तो कभी बेड के नीचे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मूंगफली के छिलके मिलने लगे थे। सरोज और दिनेश मेहका को समझा समझा कर थक जाते हैं, पर मेहका को ये बात समझ नहीं आती। ऐसे ही एक दिन सरोज फोन पर बातें करते करते जैसे ही सोफे पर बैठती है तो उसे मूंगफली के छिलके चुभ जाते हैं, जिस पर वो चिल्लाते हुए मेहका को बुलाती है और बोलती है। अरे बैल बुद्धि घोड़ी निकम्मी, तुझमें दिमाग है या उसको भी बेचकर मूंगफली खा ली? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अरे तेरी इस मूंगफली के छिलके चुभ गए मुझे जब मैं सोफे पर बैठी। तो माँ जी, आपको देखकर बैठना चाहिए था ना, ऐसे ही कहीं भी बैठ जाती हैं। अपनी गलती मानने की जगह तुझे मुझे ही गलत साबित करना है। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ ना शादी करके, मुझे तो चैन से कोई मूंगफली ही नहीं खाने देता। जब देखो सुनाते रहते हैं बस। तो अरे क्या करे, तुझे खाना है तो तू खा, हमने तुझे कब रोका? या तेरा मुंह पकड़ा हुआ है? लेकिन कम से कम इन छिलकों को किसी प्लेट में रख ले या पन्नी में डाल ले। अरे वो भी ना सही तो डस्टबिन में डाल दे। बस बस, अब ज्यादा हिमाकत की जरूरत नहीं है, पहले सुना दिया, अब समझा रही है, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। इतना कहकर मेहका पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है, पर उसकी मूंगफली खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। उसकी आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है
कि अब वो रात को उठकर भी मूंगफली खाने लगती है। ऐसे ही एक रात मीका मूंगफली खा रही होती है, तभी उसका एक दाना उसके गले में फंस जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। सरोज और दिनेश पानी पिलाते, पर उसकी खांसी बंद ही नहीं होती। खास खास कर मीका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर उसे वॉमिटिंग होती है और उसके गले से मूंगफली बाहर आ जाती है और फिर जाकर उसे राहत मिलती है। तभी सरोज बोलती है, बहू थोड़ी और मूंगफली मंगवा दो बेटा, कहे तो पूरा बोरा रखवा दूं, जी भर के खा लेना। हाँ हाँ, मैं और माँ जी तुम्हें छील छील कर देते रहेंगे, तुम खाती रहना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी मूंगफली। हाय, मेरे पेट में दर्द हो गया खास खास कर। सारी पसलियों ने एक साथ डांस किया है, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। मीका की बात सुनकर दिनेश और सरोज हंसने लगते हैं और मीका अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और फिर दोबारा कभी मूंगफली नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।